प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो 11th क्लास की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है सेट्स समुच्चय, उसके एक कुछ टॉपिक को लेते हैं और इनको आपने नोट भी करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डेफिनेशन आ गई तो पूरा चैप्टर आ गया। ठीक है, अब क्योंकि रूल मेन है। तो हमारा पहला आज का जो टॉपिक है वो है रिक्त समुच्चय। इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट, व्हाट इज एम्प्टी सेट? तो एम्प्टी सेट कहते किसे हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे एम्प्टी सेट की एक डेफिनेशन है। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। इट मीन्स कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सेट बनाता हूँ ए इक्वल, पहले मैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखूंगा। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स एक से छोटी एक प्राकृत संख्या है। तो इस सेट के अंदर क्या हुआ, इस सेट के अंदर एलिमेंट x आएगा। और x एलिमेंट की खासियत क्या है, क्योंकि सच दैट का मतलब हुआ कि ये x अवयव को कैसे डिफाइन कर रहा है, उसको हमने इस x को डिफाइन कर रहे हैं। तो इस सच दैट का जो साइन हो रहा है ना, तो उसके लिए है। तो x सच दैट x एक से छोटी एक प्राकृत संख्या है। तो इसका मतलब x जो होगा एक से छोटी एक प्राकृत संख्या होगा। तो मेरे को बताइए, एक से छोटी कोई प्राकृत संख्या होती है? नहीं होती है, एक से छोटी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ए इक्वल मेरा क्या हो जाएगा, सेट तो बना। देखिए हमने सेट तो बनाया, बट इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट लिखा नहीं, क्यों? क्योंकि कोई एलिमेंट आया ही नहीं। तो इस प्रकार का जो सेट बनेगा वो सेट हमारा कैसा सेट बनेगा, एक रिक्त समुच्चय बनेगा। समुच्चय तो बना हुआ है देखिए, क्योंकि मैंने मझला कोष्ठक तो प्रयोग में लाया है, बट इसके अंदर कोई भी एलिमेंट मेरा उपस्थित नहीं है। इसके अंदर पॉइंट भी नहीं लगाना है, कॉमा भी नहीं लगाना है। अगर कॉमा लगा दिया तो इस सेट के अंदर का एलिमेंट क्या हो गया, कॉमा। इसके अंदर बिंदु भी नहीं लगाना है, बिंदु लगा दिया तो इसका मतलब इसके अंदर का एक एलिमेंट क्या है, पॉइंट है। तो रिक्त समुच्चय है, तो इसके अंदर मेरा कोई भी एलिमेंट नहीं आया, बिल्कुल हवा है इसके अंदर। ठीक है, मझला कोष्ठक बना, बाकी ब्लैंक है। तो ये हमारा सेट रिक्त हो गया। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय का इंडिकेशन कैसे होगा, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा रिक्त समुच्चय को मझले कोष्ठक, ये ब्लैंक बिल्कुल, या 5। देखा, इसका मतलब क्या हुआ, 5। क्या कहेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, 5। ठीक है, एक जीरो लगाया, उसको काट दिया, तो इसका मतलब हुआ 5 का मतलब कोई भी अवयव नहीं है। को ब्लैंक कोष्ठक है, मझला कोष्ठक या 5 से निरूपित करते हैं। तो इसका मतलब रिक्त समुच्चय का निरूपण कैसे होगा, या तो आप ब्लैंक बनाएंगे या उसके अंदर 5 लिखेंगे, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये मेरा एग्जाम्पल भी हो गया। और रिक्त समुच्चय को हम कैसे निरूपित करते हैं या उसका साइन क्या होता है वो भी आपने देख लिया। ऐसा नहीं लिखना है, ये अगर ऐसा लिख दिया तो ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं हुआ, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 5 लिखने का मतलब इस ब्रैकेट के अंदर, इस सेट के अंदर का एलिमेंट क्या हो गया, 5 हो गया। तो इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, रिक्त समुच्चय होने के लिए बिल्कुल खाली ब्रैकेट बनेगा या 5 बनेगा। ठीक है, ये फॉर्म नहीं लिखेंगे। ठीक है, ठीक। अब आते हैं, रिक्त समुच्चय हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक चीज इसमें और आते हैं कि रिक्त समुच्चय में जो अवयव होंगे, कोई भी अवयव नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, रिक्त समुच्चय में अवयव की संख्या क्या होगी, रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी, संख्या शून्य होगी। अर्थात शून्य का मतलब उसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होगा। अर्थात सेट ए है
तो इसके अंदर मैं लिख दूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए लिखूंगा। ये क्या हुआ, n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ये साइन समझ लीजिए क्या है। इसको देखो आप लिखते हो ना ए के अंदर अवयवों की, देखो मैंने लिखा ना यहाँ पर दिखा, देखो रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या 0 है। तो इसको मैं डिफाइन कैसे करूँगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल क्या होगा, 0 होगा ना। तो इसका मतलब n का मीन्स क्या है, जो ऊपर मैंने थ्योरी में लिखा है उसी को मैंने संकेत में लिखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने होंगे, हमारे 0 होंगे, अर्थात कोई भी अवयव उसके अंदर नहीं है। तो क्लियर। तो इस डेफिनेशन को आपने नोट करना है। ये हमारा कैसा समुच्चय हो गया, एक रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक है, तो बहुत इजी सा टॉपिक है, तो इसको आपने नोट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक आते हैं, अगली डेफिनेशन पर। इसको हम कहते हैं परिमित समुच्चय। क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय। ठीक है, इसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, इट मीन्स परिमित समुच्चय। अब परिमित समुच्चय हम कहेंगे किसे, फिर परिमित, पढ़ने में तो आ रहा होगा ना, परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट। अब देखिए परिमित का मतलब, फाइनाइट का मतलब ऐसा सेट, तो पहले डेफिनेशन लिख लेता हूं, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है, अर्थात ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होगी, निश्चित होगी, अर्थात फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट अगर किसी सेट में होंगे तो वो समुच्चय क्या कहलाएगा, मेरा परिमित समुच्चय कहलाएगा, अर्थात इट मीन्स फाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, अब इसका अगर मैं एग्जाम्पल बनाऊंगा तो एग्जाम्पल क्या होगा, ध्यान देंगे। पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं, फिर उसका रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स 10 से छोटी एक सम संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, लिख देते हैं 10 से छोटी एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये कैसा डेफिनेशन है, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, अब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा कि इस सेट के अंदर x एलिमेंट आएगा, लेकिन x एलिमेंट क्या है, 10 से छोटा एक सम प्राकृत संख्या है। तो 10 से छोटा सम प्राकृत संख्या क्या क्या होता है, सबको पता है, क्या होगा, 2 4 6 8 हो गया, क्योंकि 10 नहीं आएगा, क्योंकि 10 से छोटी होनी है और वो प्राकृत संख्या कैसी होनी है, सम होनी है। तो इसके अंदर 10 से छोटी सम प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती हैं, 2 4 6 8 हुई। क्लियर है। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं मेरे, बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4। तो ये 4 एलिमेंट वाला मेरा सेट बन गया। कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल 4। तो इसका मतलब इस सेट में हमारे काउंटेबल एलिमेंट हैं। काउंटेबल एलिमेंट मीन्स जो एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो हमारे क्या हो चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट यदि फिक्स हैं, अर्थात परिमित, नंबरों की संख्या निश्चित है, ठीक है, तो उसको हमने क्या कह दिया, एक परिमित समुच्चय कह दिया। अब मैं एक सेट बनाता हूँ बी। अब बताएंगे परिमित है कि नहीं है, सोचना, गैस करेंगे तब तक का। ठीक है, 1 2 3 4 कॉमा डैश 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 कॉमा 100 लिख दिया। अब गैस करके बताइए कि ये परिमित समुच्चय है कि नहीं है। परिमित समुच्चय है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी अगर मैं निकालूंगा, सेट बी में अवयवों की संख्या कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश ऐसी 99,100। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं मेरे, 100 हैं। क्यों? 1 से लेकर के 100 तक के एलिमेंट हैं। अब बीच में डैश डैश है, वो 100 को इंडिकेट करने के लिए क्या है, बीच में सब आएंगे जब आप खोलेंगे तो 1 से लेकर के 100 तक के एलिमेंट आप इसके अंदर लिखेंगे। तो इसलिए ऐसा सेट मेरा क्या हो गया, एक परिमित समुच्चय हो गया। तो क्लियर, तो परिमित समुच्चय की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। तो फाइनाइट सेट फिक्स, तो इसको आपने नोट करना है। ठीक है, ठीक। अब आते हैं, इसके बाद हमारी डेफिनेशन है
अपरिमित समुच्चय, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम नोट करेंगे, ठीक है सब बच्चे, क्योंकि इंग्लिश मैथमेटिक्स में इंग्लिश टर्म को जानना थोड़ा जरूरी है, ठीक है। तो अपरिमित समुच्चय इट मीन्स इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या होगा, ऐसा समुच्चय, अब खुद ही आपको दिख गया होगा इनफाइनाइट। अपरिमित का मतलब कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमारे इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब अवयवों की संख्या मेरी निश्चित नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित समुच्चय कहलाता है। तो इसका मतलब ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके फाइनाइट नहीं होंगे। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, आपके काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल नहीं का मतलब क्या हुआ कि अवयवों की संख्या हमारी निश्चित नहीं है, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट आपके इस सेट में नहीं है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं और ध्यान देंगे, पहले रोस्टर फॉर्म, पहले उसका सेट बिल्डर फॉर्म अर्थात समुच्चय निर्माण रूप, फिर उसका रोस्टर रूप, दोनों रूप हम लिख के देखते हैं। तो अगर सेट ए मैंने बनाया, इसके अंदर एक एलिमेंट एक्स है, ठीक है। तो मैं x की डेफिनेशन कैसे कहूँगा, x एक सम संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है। ध्यान देंगे क्या लिखा मैंने, x एक सम प्राकृत संख्या है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल खुद बना सकते हैं। तो इस सेट की डेफिनेशन क्या लिखी, सेट A इक्वल x। x कैसे डिफाइन है, x एक सम प्राकृत संख्या है। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सेट A इक्वल क्या हो जाएगा, अब सम प्राकृत संख्याएं क्या क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अभी रुकेंगी आगे को नहीं, क्यों, इसके बाद 14, 16, 18, 20, 100 ऐसे आते रहेंगी। तो कहाँ तक जाएंगी ये, इनफाइनाइट जाएंगी। तो इसका मतलब इस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल कितने हैं मेरे, इनफाइनाइट नंबर है। क्यों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो जो सेट हमारा बन गया ए, वो कैसा सेट बन गया मेरा, अपरिमित समुच्चय बन गया। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गए मेरे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल क्या हो गए, इनफाइनाइट हो गए। क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है। आप काउंट कर सकते हैं इसको, सम संख्याओं को, सम प्राकृत संख्याओं को नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो चेन चलते रहेगी आगे को। तो इसलिए ये हमारा कैसा समुच्चय हो जाएगा, एक अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। तो एक और लेते हैं सेट बी। सेट इक्वल मैंने बनाया, ठीक, 2, 3, 5, 7, 11, 13, डैश डैश डैश, ये एक सेट बना दिया। अब बता सकते हैं ये सेट किस चीज़ का है, तो गैस कीजिए सेट किस चीज़ का बना होगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये हमारी अभाज्य प्राकृत संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का एक सेट बना हुआ है। क्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 सब क्या है, अभाज्य संख्याओं के द्वारा बनने वाला एक क्या है, समुच्चय है। तो इस सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल भी क्या है मेरे, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है ना, क्योंकि काउंटेबल नहीं है, क्योंकि आगे को रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि आगे को कोई फिक्स दे रखा है, इसका कोई सीमा दे रखी है, नहीं दे रखी है, आगे को चलते रहेंगे। तो इसलिए ये सेट मेरा कैसा सेट हो जाएगा, एक अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो क्लियर है। तो अपरिमित समुच्चय में नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे निश्चित नहीं होंगे, फिक्स नहीं होंगे, तो इसको हम अपरिमित समुच्चय कहेंगे, ठीक है। तो इसको भी आपने नोट कर लेना है। तो दो हमने समुच्चय पढ़ लिए, एक परिमित समुच्चय और एक अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। बहुत इजी है, इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं। इसको हम कहते हैं समान समुच्चय। क्या कहते हैं, समान समुच्चय। इट मीन्स इक्वल सेट, इक्वल सेट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट, ठीक है। सो अब मैं आपको पहले कुछ एग्जाम्पल दूंगा और ध्यानपूर्वक देखना है, फिर उसकी हम डेफिनेशन निकालेंगे, ठीक है। और डेफिनेशन खुद भी बन सकती है, पहले एग्जाम्पल समझेंगे।
अगर सपोज दैट मेरे पास एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4, ठीक है। एक सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट हैं 2 1 3 4, ये लिख दिया। अब एक चीज देखिए, सेट ए और बी जो मैंने लिखे हुए हैं, तो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट हैं 2 1 3 4, तो इसका मतलब आप इन दोनों सेटों को यदि आप कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि जो एलिमेंट मेरे सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में है। देखिए 1 ए में भी है और 1 किस में है, बी में भी है। 2 ए में भी है और 2 सेट बी में भी है। 3 एलिमेंट नंबर 3 जो है वो सेट ए में भी है, सेट बी में भी है। 4 जो है वो सेट ए में भी है और 4 सेट बी में भी है। तो इसका मतलब सेट ए और सेट बी मेरे कैसे सेट हैं, इक्वल सेट है। क्यों? क्योंकि ए और बी के अवयव एक दूसरे के अंदर है। ए के सारे अवयव बी में हैं और बी के सारे अवयव भी किस में हैं, ए में हैं। ठीक है, अब मैं एक सेट बना के फिर दिखाता हूं आपको। ए इक्वल 1 2 3 ले लिया और बी सेट इक्वल लिया मैंने 2 1 3 4 ले लिया। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज देखें, सेट ए के अंदर एलिमेंट 1 है, सेट बी में भी 1 है, सेट ए में 2 है, सेट बी में भी 2 है, सेट ए में 3 है, सेट बी में भी आपका 3 है। बट सेट बी के अंदर मेरा 4 है पर वह सेट ए में नहीं है। देखिए, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 दोनों सेटों में है, आगे पीछे लिखे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सेट के अंदर। ठीक है, सेट के अंदर एलिमेंट आगे पीछे लिखे होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बस ये देखना है कि सेट ए के अंदर का जो एलिमेंट है वो सेट बी में है कि नहीं है। तो सेट ए के अंदर 1 2 3 है और सेट बी के अंदर 1 2 3 दोनों में है। बट सेट बी के अंदर एक एलिमेंट क्या है, 4 है, वो सेट ए के अंदर नहीं है। तो इसलिए सेट ए और बी हमारे समान समुच्चय नहीं होंगे। तो यहां पर ए और बी मेरे इक्वल सेट नहीं है। क्लियर? क्यों? क्योंकि सेट ए और बी के अवयव एक दूसरे के अंदर नहीं है। ठीक, तो आइए अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। समान समुच्चय वह समुच्चय होता है, समान समुच्चय वह समुच्चय होगा या वह समुच्चय होता है, समान समुच्चय वह समुच्चय होता है। ठीक है, या इसकी डेफिनेशन को हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा टफ हो जाएगा ना बनाना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए और बी। ये देखिए, अब इसकी डेफिनेशन को हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। क्योंकि हर चीज़ की अब एकदम थ्योरेटिकल परिभाषा नहीं बनेगी, थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में भी अब डेफिनेशनों को आपको घुमाना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम सेट ए और बी की बात कर रहे हैं। तो ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि सेट ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव, सेट ए का मतलब समुच्चय ए है। ठीक है, समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक है, समुच्चय ए के सभी अवयव बी में तथा समुच्चय बी के सभी अवयव किस में हो, ए में हो। ठीक है, ए के सभी अवयव किस में हो, बी में हो, तथा समुच्चय बी के सभी अवयव किस में हो, ए में हो। ठीक है, तब हम ए और बी को क्या कहेंगे, समान समुच्चय कहेंगे। अब अगर थ्योरेटिकल वैसे बनाना चाहें तो वैसे भी कह सकते हैं कि दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं यदि दोनों समुच्चयों के अवयव एक दूसरे के अंदर उपस्थित हों। ये भी आप डेफिनेशन कह सकते हैं, लिख दें उसको भी। तो हम क्या लिखेंगे, या दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं यदि दोनों समुच्चयों के अवयव एक दूसरे के अंदर उपस्थित हों, उपस्थित
हों। ठीक है, कंप्लीट होगी डेफिनेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों समुच्चयों के एक दूसरे के अवयव समान होने चाहिए। जो ए में है वही बी में होना चाहिए, जो बी में है वही किस में होना चाहिए, ए में होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देंगे तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए सेट ए और बी है ना, तो अब ए के सारे अवयव बी में हैं और बी के भी सारे अवयव किस में हैं, ए में हैं। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, अतः सेट ए बराबर किसके होगा, सेट बी के होगा। क्यों, समान है, तो इसका मतलब सेट ए इक्वल बी हो गया। समान समुच्चय का निरूपण कैसे होगा, दोनों के बीच में इक्वल साइन लगा के हो जाएगा। तो कोई टफ है, तो इस डेफिनेशन को भी आप नोट कर सकते हैं। तो बहुत आसान सा है ना, समान समुच्चय किसे कहते हैं। अब देखिए इसी समान समुच्चय की मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखता हूँ। ठीक है, तो ध्यान देंगे, ये हमने डेफिनेशन थ्योरेटिकल थी। अब मैं समान समुच्चय की एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि अब मैथमेटिकल डेफिनेशन भी आनी है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सेट ए और बी, सेट ए और बी क्या है, समान समुच्चय होंगे, समान समुच्चय होंगे, है नहीं। इट मीन्स क्या हुआ, ए बराबर बी होगा, ए बराबर बी। ये मैंने क्या लिखा, ए बराबर बी, इसको समझे क्या लिख रहा हूं मैं, ए बराबर बी। सो दैट इम्प्लाई, ये इंडिकेशन समझे कि ए बराबर बी है, तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, ये जो साइन होता है ना, ये देखिए, ये एक इक्वल जैसा बनाया, एरो बना दिया, तो इसका मतलब हुआ इंगित होता है, इंगित करता है। ये इक्वल का साइन नहीं है, ये जो मैंने साइन बनाया है ये इक्वल का साइन नहीं है। अर्थात किसी भी कोई भी हम चीज़ लिख रहे हैं वो किसकी ओर को इशारा कर रहा है। कोई भी चीज़ जब हम लिख रहे हैं तो वो लिखी हुई चीज़ की डेफिनेशन क्या है, अर्थात वो जो लिखी हुई चीज़ जो है वो किसको इंगित कर रही है, ये साइन उसको इंडिकेट करता है। जैसे आप लिखते हैं ना बहुत सारे, ये इक्वल हुआ, ये इक्वल नहीं है, ये साइन किसको कहेंगे, दैट इम्प्लाई, क्या कहेंगे, दैट इम्प्लाई। ठीक है, क्लियर। तो ये साइन जो है वो किसको है, इंगित करता है। अर्थात कोई भी चीज़ किसी चीज़ की ओर को इंगित करेगी तो वहां पर आप ये साइन लगाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर बी, सो दैट इम्प्लाई। ठीक है, क्या आएगा, यदि x इज द एलिमेंट ऑफ ए है तो x इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, b होगा। ये अर्थात x एलिमेंट a के अंदर है तो x एलिमेंट भी किसके अंदर होगा, b के अंदर होगा। अर्थात a के सभी अवयव, अर्थात a के अंदर के x सारे के सारे, x अवयव का मतलब है सारे x अवयवों के लिए है, तो a के अंदर के सारे x अवयव किसके अंदर है, b के अंदर है। तथा y इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, b है, तो y इज द एलिमेंट ऑफ b क्या होगा, a होगा। ये देखिए कंप्लीट होगी डेफिनेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a के अंदर के सारे x अवयव b के अंदर है, तथा b के अंदर के जितने भी y अवयव हैं वो भी किसके अंदर हैं, a के अंदर हैं। तो अब कोई एलिमेंट छूटा, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो हमने ऊपर लिखा है उसी डेफिनेशन का एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखा है। इसको चाहे तो आप इस वाले को हटा सकते हैं, क्योंकि ये हमने ऊपर लिखा ही है, तो इस वाली लाइन को लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मेन लाइन ये आ गई। तो हमने क्या लिखा है कि ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि सेट ए के सभी अवयव बी में हैं। तो सेट ए के सारे अवयव किस में हैं, बी में हैं, तथा समुच्चय बी के सभी अवयव किस में हैं, ए में हैं। तो देखो ए के अंदर के सभी एक्स अवयव बी में हैं, तथा बी के अंदर के सभी वाई अवयव, क्योंकि हम बी के अंदर के अवयवों को डिफरेंट साइन से इंडिकेट करेंगे। तो ए के अंदर के अवयवों को एक्स से इंडिकेट कर दिया जो बी के अंदर भी हो गए, और बी के अंदर के एलिमेंट को हमने वाई से इंडिकेट किया जो किसके अंदर हो गए, ए के अंदर हो गए। अब कोई एलिमेंट बचेगा ए और बी के अंदर, नहीं बचेगा। इसका मतलब ए के सारे अवयव बी में हैं तथा बी के भी सारे अवयव किस में हैं, ए में हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर फॉलो हो गई तो सेट ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर। तो इस डेफिनेशन को भी आपने क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है, बहुत इजी सी डेफिनेशन है, तो इनको सारे बच्चे नोट करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन डेफिनेशनों को बेस लेके हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे।